हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर की जीएस की सीरीज़। इसके अंदर हम आपको सारे जीएस के पेपर सोल्व करके दिखाएंगे और आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे कि आप फर्दर पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले पेपर से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। तो अभी देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ से हमें क्या समझ में आता है, खालसा पंथ किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और कब स्टार्ट किया था इन्होंने खालसा पंथ? इन्होंने खालसा पंथ स्टार्ट किया था 1699 में। और इसी पंथ की स्थापना से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि जब ये पंथ बना था तभी इन्होंने एक फेस्टिवल बनाया था जिस फेस्टिवल का नाम था बैसाखी। तो बैसाखी हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया कहाँ से? यहाँ से। अब अगर गुरु गोविंद सिंह जी से और कोई क्वेश्चन आता है तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक और फेस्टिवल बनाया था जो था होला मोहल्ला। अब जो होला मोहल्ला का फेस्टिवल है ये होली के 3 दिन बाद मनाया जाता है। और 3 दिन बाद ये मनाया किस लिए जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था कब? 1701 में। और इसका मुख्य जो रीज़न था वो ये था कि जितने भी उनके लड़ाके थे उनके अंदर हौसला और हिम्मत भरना, ताकि वो अच्छे से युद्ध कर सकें। तो ये होला मोहल्ला हो गया। ठीक है, अब अपने पास और क्या ऑप्शन, और एक और चीज़ हम देखते हैं, बैसाखी वैसे कब मनाई जाती है? तो बैसाखी हमेशा कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को मनाई जाती है हर साल। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये डेट 14 आ जाती है पेपर में, लेकिन अगर आपको 13 और 14 दोनों गिवन हो तो आप 13 पे टिक करेंगे, और सिर्फ 14 गिवन हो तो आप 14 पे टिक करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीज। नेक्स्ट ऑप्शन है तीज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा तीज। तो तीज जो त्यौहार है ये किस लिए मनाया जाता है? तीज पे क्या करती हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो माता पार्वती की पूजा करती हैं। ठीक है, जैसे 16 सोमवार के व्रत होते हैं उसी प्रकार जो लेडीज़ हैं वो तीज के त्यौहार में माता पार्वती की पूजा करती हैं। और एक हमारा ऑप्शन है सी, लोहड़ी। लोहड़ी किस लिए मनाया जाता है? लोहड़ी मनाया जाता है जब जो रबी क्रॉप होती है ना, रबी क्रॉप, ये जब हार्वेस्ट होती है विंटर सीजन में, जब हम इसकी हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी खुशी में क्या होता है, हमारा लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन हो गए और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डी, बैसाखी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है? सबसे पहले हम देखते हैं सीबीडीटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम सीबीडीटी को देखते हैं तो सीबीडीटी सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, सीबीडीटी है क्या? सीबीडीटी क्या करता है? डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करता है। और ये किसके अंडर आता है? सीबीडीटी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, बोर्ड है, तो इसको अपॉइंट भी करता होगा कोई, तो इसको अपॉइंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? निर्मला सीतारमन जी। अब ये बना कब था? ये बना था 1963 में। अब बोर्ड बना है तो इसका कुछ टेन्योर भी होता होगा, तो भाई इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की विल पे चलता है। भाई जितना फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे उतना ये चलेगा, उतने टेन्योर इसका होगा। अब जो ये बोर्ड है इसका चेयरमैन कौन है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है हमारे नितिन गुप्ता जी। नितिन गुप्ता जी। अच्छा, तो अब ये अगर बोर्ड है तो इसका कोई हेड ऑफिस भी होगा, तो भाई इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है हमारा एम जगदीश कुमार। तो जो हमारे एम जगदीश कुमार हैं ये किसके हैं? ये जो हैं ये हमारे चेयरमैन हैं किसके? यूजीसी के। और यूजीसी का हेड ऑफिस भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आशीष झा। ये आशीष झा जी तो हमारे किसी भी उसकी बोर्ड के या किसी बॉडी के चेयरमैन नहीं हैं। अगर हम सी ऑप्शन देखें निधि जी को, तो जो निधि जी हैं हमारी ये किसकी चेयरमैन है? ये सीबीएसई की चेयरमैन है। और सीबीएसई का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो इस तरह से हमारे सारे ऑप्शंस कवर हो गए और इसका आंसर हमारा क्या आया? डी, नितिन गुप्ता जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? दो पूछा है, एक तो हमें पूछ लिया प्रेसिडेंट,
एक प्रेसिडेंट भी होने चाहिए और डिप्टी चेयरमैन होने चाहिए किसके, प्लानिंग कमीशन के। तो भाई सबसे पहले हम प्लानिंग कमीशन आया है तो प्लानिंग कमीशन को देखते हैं। तो भाई जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन सबसे पहले कब बना था? प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 में। अब 1900 प्लानिंग कमीशन बना है तो इसके चेयरमैन भी होंगे, तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा हमारे पीएम होते हैं, और उस टाइम पे पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन क्या करता था? हमारे 5 ईयर प्लान डिज़ाइन करता था और स्टेट के लिए और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए पॉलिसीज़ बनाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब जो हमारा प्लानिंग कमीशन है इसको डिसोल्व कर दिया। और इसको कब डिसोल्व किया? इसको डिसोल्व किया 1 जनवरी 2015 में। और इसको डिसोल्व करके क्या बना दिया? नीति आयोग। नीति आयोग। और इसके चेयरमैन कौन है भाई? इसके चेयरमैन भी पीएम होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस था प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या था कि जो नीति आयोग है ना, ये सिर्फ एक थिंक टैंक का काम करता है, ये एक एडवाइजरी कमेटी है जो एडवाइज करती है, ना कि अपनी स्कीम स्टेट के ऊपर थोपती है। इसमें पहले क्या होता था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होती थी प्लानिंग कमीशन, वही सारा प्लान बना के डाल देती थी। लेकिन जो हमारा नीति आयोग है ये पहले स्टेट से सलाह लेती है और उसके बाद उसको सेंटर में देती है। तो इस तरह से पावर का भी ट्रांसफर हो गया और एक बेटर बैलेंस बन गया सेंटर और स्टेट के बीच में, किससे? नीति आयोग की हेल्प से। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो हमारे क्वेश्चंस में ऑप्शन क्या क्या हैं? वीवी गिरी, केआर नारायण, ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी जी। जो प्रणब मुखर्जी जी हैं हमारे, वो क्या हैं? वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और जो हमारे डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं किसके? प्लानिंग कमीशन के। तो चलो भाई अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कि भाई जो नॉन वायलेंस डे है वो कब मनाया जाता है? तो भाई अब अगर नॉन वायलेंस की बात आ गई तो नॉन वायलेंस ध्यान में आते ही सबसे पहले दिमाग में कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे गांधी जी। और जो गांधी जी हैं उनका बर्थ डेट कब? उनका क्या है भाई? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर देखें ऑप्शन में है, यानी हाँ भाई ए ऑप्शन ही 2 अक्टूबर है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर हो जाएगा। और ये अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये दिन सबसे पहले कब मनाया गया था या कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो हुआ था 5 जून 2007 में। 2007 में जो जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसके बाद से हम 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाना स्टार्ट कर दिया। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो अब देखिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? हमें दिख रहा है कैमल। तो कैमल से क्या याद आता है? कैमल से हमें डेजर्ट याद आता है, डेजर्ट। और डेजर्ट कहाँ पे है? डेजर्ट है हमारा राजस्थान में। तो राजस्थान देखें ऑप्शन में, हाँ भाई राजस्थान ए ऑप्शन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए राजस्थान। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान की हमें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि राजस्थान के सीएम हो गए, राजस्थान के गवर्नर हो गए, और राजस्थान की लोकसभा की सीटें और राजस्थान की राज्यसभा की सीटें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स। तो सीएम कौन है हमारे? सीएम है हमारे अशोक गहलोत जी। ठीक है, और हमारे गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं भाई राजस्थान में? राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं भाई, और राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं भाई 25। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान का हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉरमोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम इज। तो भाई इसने डायरेक्टली ये पूछ लिया कि जो राइट टू फ्रीडम हम सबको पता है कौन कौन है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या दिया हुआ है? निवारक निरोध दिया हुआ है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार, इकट्ठा होने की आज़ादी और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार। तो सबसे पहले देखते हैं हम राइट टू फ्रीडम कहाँ से तक आते हैं। तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक अगर हम देखें तो हमें क्या मिलते हैं? राइट टू फ्रीडम। पहले इसमें कितने थे? 4 थे, अब एक और जोड़ दिया, 5वां कौन सा जोड़ा? 21A। और ये क्या था? ये था एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसको कंपलसरी कर दिया गया। ये कब हुआ ऐड? ये हमारा हुआ 86th अमेंडमेंट में। ठीक है, 2002 में आई थी जो। तो इससे क्या कर दिया गया? इसमें एक और जोड़ दिया, तो ये बन गए हमारे कौन कौन से? 19, 20, 21, 21A और 22। ठीक है, तो भाई अगर हम हमारे स्टेटमेंट की तरफ देखें अब, तो यहाँ पे हमें सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? देखो, इकट्ठा होने की आज़ादी, चलो हाँ ये सेकेंडरी है,
ये चल जाएगा, अगर ये नहीं भी मिलेगी तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मीडिया वाली या अभिव्यक्ति जो रिप्रेजेंट करना है वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये लेके चलें कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ये तो बेस है इस जो हमारा रूल है इसका, या जो हमारा राइट है इसका बेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोड सम्राट इन इंडियन क्लासिक म्यूजिक। अब देखो भाई, क्लासिकल म्यूजिक का नाम है, ठीक है, तो क्लासिकल म्यूजिक में हमें क्या होना चाहिए, हमें इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन ही देखें, पहला ऑप्शन है किशन महाराज। तो किशन महाराज जो हैं ये क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं तबला, ठीक है, और इनको तबला सम्राट भी बोला जाता है। तो वहाँ पूछ रखा है क्या, सरोड सम्राट, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो हम बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अमीर अली खान, इनका तो नाम कहीं है ही नहीं क्लासिकल म्यूजिक में, तो हम इनको छोड़ते हैं। उसके बाद आ गया अमजद अली खान। तो जो अमजद अली खान है ये हमारे राइट आंसर हैं, ये ही सरोड बजाते हैं और इन्हीं को बोला जाता है सरोड सम्राट। और अगर हम ऑप्शन डी की तरफ चलें तो डी हमारा है पंडित रविशंकर प्रसाद, और जो पंडित रविशंकर प्रसाद जी हैं वो क्या बजाते हैं, वो बजाते हैं सितार, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस कवर हो गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। लो भाई फिजिक्स आ गई, फिजिक्स मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछी गई है वर्क डन की यूनिट। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इनटू डिस्टेंस, कि भी जितनी फोर्स लगा के हम कितने डिस्टेंस तक इसके ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं वो क्या हो जाता है, वो वर्क डन हो जाता है। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। देखिए ऑप्शन में जूल है, हाँ भाई ऑप्शन में बी ऑप्शन जूल है। लेकिन अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो पहला अपने पास क्या है, डेसिबल। तो डेसिबल किसकी होती है, डेसिबल किसकी होती है भाई, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और अपने पास सी ऑप्शन में क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर किसकी होती है भाई, एम्पियर किसकी होती है, एम्पियर होती है करंट की, ठीक है। और डी ऑप्शन देखें तो डी किसकी है, वाट, और वाट किसकी होती है, पावर की, ठीक है। तो ये सारी ऐसा यूनिट्स हमें याद रखनी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रामाकृष्णा मिशन स्ट्रेस द आइडिया ऑफ डैश थ्रू द सोशल सर्विस एंड सेल्फलेसनेस। तो सबसे पहले क्या दिखता है हमें यहाँ, हमें दिखता है रामाकृष्णा मिशन, ठीक है। तो रामाकृष्णा मिशन, ठीक है। रामाकृष्णा मिशन से हमें क्या याद आता है, हमें याद आता है स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको स्टार्ट किया था 1897 में। अब स्वामी विवेकानंद जी से एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, तो वो क्या था, नरेंद्र, ठीक है। और इनके गुरु जी का क्या नाम था, इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और एक और क्वेश्चन अगर विवेकानंद जी से पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि इनके जन्मदिन पे कौन सा दिन मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। अब देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन है, तो राम राम कृष्ण कृष्ण हम किस लिए जपते हैं, मेन मुख्य कारण क्या होता है इस चीज़ का, कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन आंसर क्या आएगा, सेल्वेशन, मतलब मोक्ष। तो मोक्ष इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गोल्गी एपरेटस द मैच्योरिंग फेस इज। तो अब आया है गोल्गी एपरेटस, तो भाई गोल्गी एपरेटस, तो भाई ये गोल्गी एपरेटस क्या होता है, गोल्गी एपरेटस हम सबको पता है एक सेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और इसकी शेप कैसी कैसी होती है, ये है ऐसी ऐसी सी शेप होती है इसकी, ठीक है। तो भाई इसका काम क्या होता है, मेन इसका काम होता है प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना, ठीक है। प्लांट की नीड के हिसाब से या सेल की नीड के हिसाब से ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। तो इसके अंदर ना क्या होता है, इसके अंदर इमेच्योर प्रोटीन है वो आते हैं और मैच्योर प्रोटीन निकल जाते हैं, ठीक है। तो भाई इसके दो फेस होते हैं, एक तो होता है सिस फेस, ठीक है, एक होता है ट्रांस, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैच्योर, इमेच्योर फेस या फिर मैच्योर फेस, ठीक है। अब देखो इमेच्योर प्रोटीन आ रही है, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ आती जा रही है तो वो कैसी शेप, मान लो ये ऐसा है, अब इसमें भर देंगे तो ये ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। ऐसे उठ गया तो ये कौन सा लेंस बन गया, ये बन गया अपना कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का फेस कौन सा होगा, सिस फेस,
या बोल सकते हैं इमेच्योर फेस, ठीक है। और जब ये खाली होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा यूँ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा भाई, ये ऐसे खाली होके, जब ये ऐसे खाली हो जाएगा ना यूँ करके, यूँ खाली हो जाएगा ये नीचे की तरफ, इस तरफ खाली, तो इस तरफ क्या बन जाएगा हमारा, कनकेव। तो ये कौन सा फेस हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योर फेस, ठीक है। तो यही हमसे पूछा हुआ है कि मैच्योरिंग फेस कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कौन सा, कनकेव, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि भाई जब कोयला जल रहा है ना तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखते हैं कोयला कैसे जलता है, सी प्लस में किसकी प्रेजेंस में चलेगा, O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा ये, CO2 बना देगा, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, A प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना दिया, इसने सी सब्सटेंस बना दिया। तो ये क्या हो रहा है, ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ओ ए और बी मिलके ए बी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। लेकिन अगर हम दूसरे इसको देखते हैं ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस देखने से हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक सब्सटेंस है उसको तोड़ के दो बना दिया, मतलब कि क्या है, ये ए बी है, इससे हम क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी बना रहे हैं। जैसे कि हमारे पास H2O है, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें वाटर का, ये जो वाटर है इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या हुआ, ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो सीजीएल में पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम सी ऑप्शन देखें, तो सी ऑप्शन कौन सा है अपना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, एक चीज़ को हटा के दूसरी उसकी जगह आ जाएगी, मतलब क्या होगा, ये AB प्लस सी है, तो ये क्या बना देगा, ये AC प्लस बी बना देगा। जैसे कि हम जिंक को Zn प्लस H2SO4, जब हम जिंक को H2SO4 में डालेंगे तो क्या बना देगा, ये ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया भाई, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इनके ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है, डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर्स फूड, ठीक है। तो नाम आया है जाइलम टिश्यू का, ठीक है। जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, जाइलम टिश्यू क्या करता है, मानो ये एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये इसकी रूट्स हैं, तो इसकी रूट से जो पानी और मिनरल्स पूरे पेड़ तक पहुंचाएगा ना, वो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा जाइलम टिश्यू, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एसएससी ने क्या किया, इसको घुमा के पूछ लिया, कैसे पूछा है, डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू का भी पार्ट पूछ लिया, भाई कौन सा पार्ट है जो इसको स्टोर करता है, ठीक है, फूड को, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो हमें याद रखना है जाइलम पेरेन्काइमा वो है जो फूड को स्टोर करके रखता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है भाई, व्हाट थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया, ठीक है। अब ये पूछ लिया भाई, सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की क्या थीम थी। तो भाई देखो ये दो में याद करनी पड़ेंगी। तो इसकी जो हमारी थीम थी, ये ए ऑप्शन था, इसका क्या था, योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। लेकिन अब अगर ये पूछ ले कि जो अब 21 जून योगा डे हमारा 21 जून को होता है, 21 जून 2023 को जो योगा डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम क्या थी भाई, उसकी थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। हमें पता ही है G20 में अध्यक्ष बन चुके हैं और मोदी जी इंटरनेशनल रिलेशंस कितने अच्छे करते जा रहे हैं, तो थीम भी वही होगी, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम की, भाई योगा जहाँ तक फैलाई जाए सबके साथ शेयर करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो भाई ये पूछ रखा है कि कौन सी जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तो इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन क्या है, तारापुर। तो तारापुर हमें पता है भाई महाराष्ट्र में है, तो ये और पावर प्लांट भी है ये। अगर हम देखें सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, नारोरा, ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में, ये भी पावर प्लांट है। अगर डी देखें तो क्या है, रावत बाटा, रावत बाटा कहाँ है भाई, राजस्थान में। तो अब अपने पास बचा क्या,
क्या बचा हमारे पास, विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर, बी विजयवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वाज लेटर नोन एज। देखो अब अगर नाम आ गया हमारे पास किसका, राजा राम मोहन रॉय का, RRR, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राजा राम मोहन रॉय से हम क्या समझते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने क्या बनाया था, ब्रह्मो समाज बनाया था, ठीक है। ब्रह्मो समाज है ऑप्शन में, हाँ भाई बी ऑप्शन है, ब्रह्मो समाज ऑप्शन में है, ठीक है। अब ब्रह्मो समाज बनाया कब था, तो ब्रह्मो समाज बनाया था भाई 1828 में, ठीक है। 1828 में कहाँ बनाया गया था, ये कलकत्ता में, ठीक है। और अगर राजा राम मोहन रॉय से अगर कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या देख के चलेंगे भाई, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने और क्या किया था, राजा राम मोहन रॉय ने एक तो पोलीगामी, ठीक है। पोलीगामी मतलब क्या, एक ही आदमी से दो दो तीन तीन लेडीज शादी कर देती थी, एक तो उसका विरोध किया, दूसरा चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, और तीसरा किसका किया भाई, तीसरा इन्होंने सपोर्ट किया किसको, विडो मैरिज को। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे राजा राम मोहन रॉय से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक ए ऑप्शन अगर हम देखें तो आर्य समाज आया। आर्य समाज किसने स्टार्ट किया था, आर्य समाज किया था श्री दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। आचार्य दयानंद सरस्वती जी ने किया था ये स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग टू चिल्ड्रन एट ऑल आंगनवाड़ीज इन द स्टेट इन अ बिड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन लेवल। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा केरला, ठीक है। अगर हम इसके ऑप्शंस भी देखें तो ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन केरला। अब केरला का जिक्र आया तो केरला की हमें तीन चार बातें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि भाई केरला के सीएम कौन है, केरला के गवर्नर कौन है, केरला की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और केरला की लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो जो केरला के सीएम है हमारे वो हैं पिनरई विजयन, ठीक है। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है हमारे, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो भाई 9 सीट हैं और लोकसभा में टोटल 20 सीटें। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज़ हैव नॉट बीन फाउंड, कि भाई कौन कौन सी स्टेट हैं जहाँ हड़प्पा के शहर हमें नहीं मिले। अब हमें भी पता है भाई हड़प्पा के शहर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो हड़प्पा के शहर जो शहर हैं हम उसको ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा। भाई हरियाणा तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का शहर है और उसका क्या नाम है, राखीगढ़ी। तो ये तुम देखते ही इग्नोर करेंगे। तो भाई अगला देखते हैं बी राजस्थान। तो भाई राजस्थान में हमें पता है काली मंगे, काली चूड़ियाँ, तो ये भी देखते इग्नोर करना पड़ेगा। डी ऑप्शन अगर हम देखें गुजरात, तो भाई गुजरात में भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, कौन सी, लोथल, और यहाँ पे पोर्ट मिला था, ये मोस्ट जो क्वेश्चन होता है सीजीएल का, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गुजरात से, वो क्या है, वो है धोलावीरा। तो धोलावीरा क्या है, धोलावीरा एक साइट है जिसको ऐड कर दिया गया किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है। इसको कब ऐड किया गया, इसको ऐड किया गया है भाई 2021 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास, ऑप्शन क्या बचा, सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू, भाई संसद है वो क्या संदर्भित करता है, मतलब संसद से मतलब क्या है। तो अगर हम ऑप्शन देखें क्या दिया हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या नेशनल लेजिस्लेचर। अब देखो राज्यसभा और लोकसभा तो पार्टी हो गया पार्लियामेंट का, तो इनको तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। और अगर फिर देखिए हम स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो पार्लियामेंट से कनेक्ट नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास बचा भाई नेशनल लेजिस्लेचर। क्या बचा, नेशनल लेजिस्लेचर, क्या राष्ट्रीय विधायिका, जिसको हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पार्लियामेंट ही कहते हैं, चाहे ये इसका क्या है सिनोनिम लगा के चल लो आप, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेशनल लेजिस्लेचर। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीट्स कितनी है, राज्यसभा में सीट है भाई 245। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। और वाइस प्रेसिडेंट जी कौन है भाई हमारे, जयदीप धनखड़ जी, ठीक है जी, ठीक है। अगला कुछ आगे देखते हैं हम, क्या है हमारे पास लोकसभा। तो लोकसभा
लोकसभा पे क्या जगदीप है, सॉरी ये जयदीप नहीं है भाई, जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़। लोकसभा में कितनी सीटें हैं भाई, 545, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है हमारे, ओम बिरला जी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम स्पोर्ट्स, ठीक है। तो बैक स्टिक, देखो भाई स्टिक आ गया, अब स्टिक से कौन सा गेम खेला जाता है, सबको पता है हॉकी में डंडी लेके खेलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, सी डी हॉकी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकली भी तो पता होना चाहिए, टेक्निकली का क्या मतलब है, जो हॉकी की स्टिक होती है ना हमारी, वो एक तरफ से तो प्लेन होती है और एक तरफ से राउंड होती है वो, ठीक है। तो प्लेयर्स को ना सिर्फ प्लेन वाली तरफ से खेलना अलाउड होता है, राउंड वाली तरफ से नहीं होता, ऐसे होती है ना ये। तो इस तरफ एक तरफ प्लेन होती है और एक तरफ से ऐसे राउंड होती है। अगर राउंड वाली तरफ से वो हिट कर देता है ना तो उसको फाउल माना जाता है, ठीक है। और उसी फाउल को हम क्या बोल देते हैं, बैक स्टिक, ठीक है भाई। अब अगर हम दूसरे गेम देख के चलें, जैसे कि हमारा क्या है, वॉलीबॉल दिया हुआ है, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में भी एक ऐसा ही फाउल होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, 444 कोड, ठीक है। तो इस 444 कोड का मतलब क्या होता है, किल बॉल, कि भाई प्लेयर ने जानबूझ के बॉल को किल कर दिया, ओपोनेंट के पास नहीं किया, ठीक है। अगर हम बास्केटबॉल लेके चलें, ठीक है, बास्केटबॉल में एक ऐसे ही हो जाता है भाई, बास्केटबॉल में हम क्या बोल देते हैं, ब्रिक, ठीक है। ब्रिक का क्या मतलब होता है कि भाई जो बॉल है वो टकरा के नेट से और नीचे गिर गई, नेट के अंदर नहीं गई, ठीक है। और अगर हम बैडमिंटन का लेके चलें, तो बैडमिंटन में एक ऐसा ही मूव होता है जिसको फ्लिक बोल देते हैं हम। फ्लिक का मतलब क्या होता है कि जो प्लेयर है वो पहले स्लो मूवमेंट से खेल रहा था, लेकिन एकदम से वो अपनी मूवमेंट को फास्ट कर देता है, तो मतलब उसने गेम को एकदम से फ्लिक कर दिया। तो इसका आंसर हमें पता चल गया था भाई, डी हॉकी है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट मूव्स याद कर लेना इस क्वेश्चन के लिए। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो जहाँ पे भी भाई विजयनगर की बात आ गई ना, विजयनगर, तो विजयनगर हम लूसेंट हमने भी पढ़ी है, तो वहाँ पे किसका नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है हरिहर का और बाकू का, ठीक है भाई। तो ये दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने विजयनगर बनाया था, ठीक है। और इन्होंने ना फिर अपने, इनके पिताजी का क्या नाम था, संगम। तो इन्होंने अपने पिताजी के नाम से एक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो देखिए हम संगम है क्या ऑप्शन में, हाँ भाई ये ऑप्शन ही है संगम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगम डायनेस्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोजर्स वोन द ग्रैमी इन 2015 फॉर हिज एल्बम विंड्स ऑफ संसारा, अ कोलैबोरेशन विद साउथ अफ्रीका फ्लोइस्ट वाटर कैलरमैन। तो सब देखो क्या नाम आया, सबसे पहले नाम हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है भाई ग्रैमी, ठीक है, ग्रैमी। तो भाई ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले तो किसके लिए होते हैं, ये होते हैं म्यूज़िक के लिए, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कौन करवाता है भाई, इसको यूएसए करवाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुए थे, ये स्टार्ट हुए थे भाई 1956 में, ठीक है। तो 1956 में क्या हुए थे, हमारे ग्रैमी अवार्ड स्टार्ट हुए थे। अब सबसे पहले ये किसको मिला था ग्रैमी अवार्ड, अगर मान लो एसएससी वाले घुमा के पूछ लेंगे भाई ये तो है, लेकिन सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहले ये किसको मिला था, ये मिला था रविशंकर जी को, रविशंकर जी को, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को देखें कि 2015 में, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी, रिक्की केज, रिक्की केज, ये है इसका राइट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि भाई वाटर की वजह से, आइस की वजह से, ठीक है, या फिर किसकी वजह से, विंड की वजह से जो लैंडस्केप है ना वो हो जाता है, बह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम। तो अब अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमें, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है भाई, ये कोई भारी चीज़ है वो पानी में नीचे बैठती जा रही है अपनी डेंसिटी की वजह से, तो उसको हम सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। तो उसके अंदर उसकी वजह से लैंडस्केप में तो चेंज आया नहीं, तो भाई सेडिमेंटेशन हमारा आंसर नहीं होगा। बी क्या दिया हुआ है भाई, बी दिया हुआ है इरोजन। तो इरोजन क्या होता है, इरोजन भाई किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे रेगिस्तान में हवा चलती है तो रेत इरोड हो जाता है और वो टीले खत्म हो जाते हैं तो लैंडस्केप बदल गया, या फिर नदी के बहाव से पेड़ चीर दिया, घाटी बना दी, सोयल उसके साथ इरोड होकर चली गई तो उससे भी लैंडस्केप चेंज हो गया, या ग्लेशियर में बर्फ़ पिघल गया, एवलांच आ गया, उसकी वजह से भी क्या होता है, लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इरोजन। अगर सी ऑप्शन देखें मेटामॉर्फिज्म, तो
मॉर्फिज्म क्या होता है भाई? मेटामॉर्फिज्म ये होता है, मान लो ये हमारी अर्थ की सरफेस है, इसके अंदर ना बहुत सारी ऐसे रॉक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और अंदर से हीट निकलती है, ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तो जो इस हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होती है ना उनकी डेंसिटी चेंज होती रहती है बार बार, ठीक है, तो इस चेंज इन डेंसिटी को हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम डी ऑप्शन देखें, वेदरिंग, तो वेदरिंग क्या होता है भाई? हवा के चलने से क्या होता है कई बार, या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं और वो प्लेन हो जाती है, जैसे पहाड़ प्लेन्स में चेंज हो जाते हैं, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे पत्थरों का टूटना या उखड़ना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई, नेशनल इनकम एस्टिमेशन अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड यूज होते हैं किसमें? इनकम एस्टिमेशन में। लेकिन जो बैंकिंग मेथड है ना, डी, ये नहीं यूज होता भाई, ये तो कहीं भी दूर दूर तक नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली बैंकिंग मेथड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वायुदूत एयरलाइन सेटअप इन इंडिया, ठीक है। अब किसका जिक्र आया? एयरलाइन का जिक्र आया भाई, एयरलाइन। तो एयरलाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो इंडिया में सबसे पहले एयरलाइन सर्विस कब स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये स्टार्ट हुई भाई 1911 में। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट पोस्ट गया था, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट एयर के थ्रू, वो भी इंडिया में गया था, और वो भी 1911 में ही गया था। और कहाँ से कहाँ तक गया था? इलाहाबाद टू नैनी, ठीक है भाई, इलाहाबाद टू नैनी गया था। ये भी हमें ध्यान रखना। अब अगर ये पूछ ले कि एयर इंडिया कब स्टार्ट हुई थी, एयर इंडिया, तो भाई एयर इंडिया स्टार्ट हुई थी 1923 में, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगर इस क्वेश्चन की तरफ चलें, वायुदूत, वायुदूत, वायुदूत कब बना था भाई? ये बना था 1981 में। चलो भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। तो क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ऑप्शन ए अगर हम देखें, CaO, हाँ भाई यही है क्विकलाइम का फार्मूला। तो अगर बी ऑप्शन देखते हैं, CO2, ये क्या है? ये गैस है। CaCO3 देखते हैं, ये क्या है? ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड लाइन, ठीक है। और अगर CaOH देखते हैं तो ये क्या होगा? ये हमारा लिक्विड लाइम हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? CaO, ठीक है, क्विक लाइम। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा CGL का पेपर का था। इसी तरह से हम कंटिन्यूसली इस सीरीज़ के अंदर बार बार पेपर्स को सोल्व करते रहेंगे और आपके लिए ऑथेंटिक कंटेंट लाते रहेंगे। सो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स एंड थैंक यू।